नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है। पुरानी का मतलब ये करीब 4 साल पुरानी होगी। प्रदेश राजस्थान, जिला अजमेर, कस्बा किशनगढ़, थाना गांधीनगर। थाना गांधीनगर पर 24 फरवरी 2020 को एक व्यक्ति थाने पर आया जिसने अपना नाम दिलीप बताया और ये बताया कि उसका भाई पुखराज 22 फरवरी 2020 को 22 फरवरी 2020 को किशनगढ़ में, जहां पर वो किराए के मकान पर रहता था, वहां अपने मकान मालिक को अपनी छोटी बच्ची, जो 3 साल की या 3 साल की थी संभवतः, उसको मकान मालिक को सौंपा और ये बताया कि मैं बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊँगा, तब तक मेरी बच्ची को देखिएगा। दिलीप से जब पूछा, पुलिस वालों ने गुमशुदगी लिखने के बाद, कि इसका मोबाइल नंबर क्या है, क्या बात है, क्या शंका है तुम्हें, तो उसने कहा हमें शंका कोई नहीं है, किसी तरह की कोई बात और भी नहीं है, बस ये समझ में आ रहा है कि किसी बात पे हो सकता है नाराज होकर वो कहीं चले गए हों, लेकिन बच्ची से वो बहुत प्यार करते थे। बच्ची को अगर कहीं जाते, बच्ची को लेकर जाते, उसे मकान मालिक को सौंप कर चले गए। फिर उसने पुलिस वालों को बताया कि जब मुझे मकान मालिक ने फ़ोन करके बुलाया और ये बताया कि 23 तारीख को, कि एक दिन हो गया, इतनी देर तक न वो बाहर जाता है न बच्ची से अलग रहता है, तो मैंने अपने भाई का फ़ोन मिलाया, पुखराज का, और भाई का फ़ोन मेरी भाभी यानी पुखराज की पत्नी लीला ने उठाया। मैंने लीला से पूछा, भैया कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा आए थे लेकिन चले गए, कहाँ होंगे मुझे बताया नहीं। फिर उसने कहा कि मैंने ये भी पूछा कि फ़ोन तुम्हारे पास कैसे है? मेरी भाभी लीला ने बताया कि वो फ़ोन मेरे पास छोड़ गए और बोले फ़ोन तुम रखो, अभी जब मैं लौट के आऊँगा थोड़ी देर में तो फ़ोन ले जाऊँगा। बात ये समझ में आ गई। पुलिस वालों ने गुमशुदगी लिखी, जांच करनी शुरू की और दिलीप तब तक जितने रिश्तेदार हैं, जितने नातेदार हैं, उन सबके यहाँ उसने पूछना शुरू किया। पुखराज की शादी यानी उसकी जो ससुराल जहाँ थी वहाँ भी पूछताछ शुरू किया। पुलिस ने और तमाम रिश्तेदारियों के बारे में पड़ोसियों से, पुखराज के भाइयों से, पत्नी लीला से तमाम जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। तो ये पता लगा कि पुखराज की शादी 2017 में किशनगढ़ की लीला के साथ हुई थी। पुखराज का परिवार अजमेर के पीसांगन के नाड़ क्षेत्र में वो रहते थे। कुछ टाइम बाद अजमेर का ही पीसांगन एक दूसरा इलाका है अजमेर में ही, और कुछ टाइम बाद पुखराज और लीला के एक बच्ची हुई। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके लिए उन्होंने एक बड़ा सा फंक्शन किया, सभी नातेदारों, रिश्तेदारों को, सबको बुलवाया, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद लीला की अपनी बेटी से ज़्यादा बहुत लाड़ हो गया अपनी बेटी से लीला का। वो ज़्यादा समय अपनी बेटी को देने लगी और इसकी वजह से पति के काम में उसे लेट लतीफ़ी होने लगी। कुछ दिन तक चूँकि पति यानी पुखराज भी बच्ची से उतना ही प्यार करता था, तो बहुत दिन तक इस बात को लेके उनमें कोई विवाद या कोई बात नहीं हुई, क्योंकि दोनों बच्ची को चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उसके कामों में, जैसे उसे खाना समय पर नहीं मिल पाता था, या बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो
पत्नी बच्ची के होने के पहले जो अटेंशन दिया करती थी वो अटेंशन नहीं मिल पा रहा था। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में तू मैं शुरू हुई। छोटी मोटी जो घर में विवाद होते हैं वो होने लगे। इस चिक से ऊब के जल्दी ही जब वो 3 4 5 महीने की थी बच्ची तो वो अपने मायके किशनगढ़ चली गई। पुखराज को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो कई बार किशनगढ़ गया और उसे लाने का प्रयास किया। उसने कहा देखो बच्ची अभी बहुत छोटी है, इसे बहुत केयर की ज़रूरत है। हम इसे अपने मायके में रह के ही जब ये थोड़ा बहुत साल भर में अपने आप कुछ खाने लगेगी, अपने आप कुछ पानी पीने लगेगी, तब हम आएंगे। अभी हम तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन बच्ची से दूर रहने पे पुखराज का लगाव बच्ची से और ज़्यादा हो गया। तो उसने किशनगढ़ के ही वार्ड नंबर 2 गांधीनगर में किराए का एक मकान ले लिया और वहीं रहने लगा। वो अपना दिन में बच्ची को ले आता था या जब भी खाली पाता था ले आता था, उसके साथ थोड़ी देर रहता था। बच्ची बहुत छोटी थी और उसके बाद शाम के समय जब वो उसे भूख लगती थी तो उस समय वो अपने पत्नी के पास उसे पहुंचा दिया करता था। लेकिन इसी बीच में उसने नोटिस किया कि किशनगढ़ के ही सिमारों की ठाणी के रहने वाले राम स्वरूप जाट जब भी वो दिन में 1 2 बार अपने ससुराल जाता था तो हफ्ते में 2 3 दिन राम स्वरूप जाट उसको अपनी पत्नी के घर में यानी अपने ससुराल में मिल गए। राम स्वरूप जाट पैसे वाले व्यापारी थे, वहीं पास में रहते थे और उसको ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी। कुछ दिनों तक तो उसने देखा, फिर लोगों से पूछना शुरू किया तो ये पता लगा कि इन दोनों में नज़दीकियां बहुत बढ़ गई हैं। कभी दिन में और कभी रात में राम स्वरूप घर में आता है, देर रात यहाँ से निकलता है और ऐसा लगता है कि दोनों के रिश्ते बहुत आगे बढ़ गए हैं। तब पुखराज को लगा कि जो हमारी पत्नी लीला के रुख में बदलाव हुआ है, उसके व्यवहार में जो रूखापन आया है, वो शायद इसी वजह से है कि उसका अटेंशन किसी दूसरे की तरफ हो गया है और शायद वो दोनों उन दोनों में कोई रिश्ता भी हो गया। इस बात से वो बहुत परेशान हुआ और एक दिन उसने पुखराज ने राम स्वरूप जाट और उसके दोस्त सुरेंद्र के खिलाफ थाने में FIR करा दी। उन दोनों पर पत्नी और बेटी के अपहरण और पत्नी से रेप के आरोप की FIR उसने लिखा दी। पुलिस FIR के आधार पर राम स्वरूप और सुरेंद्र को पकड़ लाई। उनसे पूछताछ हुई। पुखराज की पत्नी लीला ने यह बताया कि अपनी मर्जी से उसके साथ गई है और साथ में बेटी भी है। लेकिन पूछताछ के बाद चूंकि महिला अपराधों के मामले में आप जानते हैं पुलिस बहुत संवेदनशील होती है, क्योंकि इस तरह की बातों में सच्ची हो या झूठी हो, अगर बाद में कोई दूसरी बात निकल कर आती है तो उससे पुलिस वालों का ही सबसे पहले नुकसान होता है। लिहाजा पुलिस ने थोड़ा बहुत पूछताछ की। महिला ने भी बताया कि नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से इनके साथ रहती हूँ, बेटी भी मेरे साथ है, कोई अपहरण नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। करीब 2.5 महीने बाद राम स्वरूप और सुरेंद्र दोनों जमानत पर छूट कर आ गए। लेकिन जमानत पर छूट कर आने के बाद राम स्वरूप जाट सीधे लीला से मिलने उसके घर पहुंच गया। उसकी माँ रामकन्या और भाई किशन जाट को वो यही उलाहना देता रहा कि आपके दामाद ने केवल शक के बिना पर हम लोगों को जेल भिजवा दिया, ये बात ठीक नहीं है। फिर उसने अपनी पत्नी लीला, सास रामकन्या और साले किशन जाट पर यह दबाव बनाना शुरू किया कि हमारा पुखराज के साथ राजीनामा यानी समझौता करवा दीजिए। लीला ने 1 2 बार ये बात कही भी पुखराज से, लेकिन पुखराज उससे किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं था। फिर उसके बाद लीला की माँ ने कहा, रामकन्या ने, फिर लीला के भाई किशन जाट ने भी उससे कई बार कहा, लेकिन पुखराज किसी भी कीमत पर
उससे समझौता करने को तैयार नहीं था रामस्वरूप जाट से। रामस्वरूप को यह डर था कि पुखराज का दर्ज किया हुआ मुकदमा चूंकि महिला अपराधों से संबंधित है, जेल में ज्ञानियों ने उसे ज्ञान दिया होगा। 2-2.5 महीने जेल में रहा तो वहाँ तो किसी सत्पुरुष से तो मुलाकात हुई नहीं होगी, सब इसी तरह के वहाँ रहते हैं, और ज्ञान दिया कि इस तरह के मुकदमे में सजा हो जाती है। तो उसे ये डर था कि अगर समझौता न हुआ, मुकदमा ट्रायल पर आया तो मुझे सजा हो जाएगी और मैं फिर से वापस जेल चला जाऊंगा। जेल जाने की बात सुनकर या सोचकर भी वो सिहरन उसके दौड़ जाती थी। लेकिन पुखराज किसी भी कीमत पर उससे राजीनामा यानी समझौता करने को तैयार नहीं था। फिर बराबर दबाव देने लगा रामस्वरूप जाट अपनी सास और साले पर कि कैसा दामाद या कैसा बहनोई है तुम्हारा कि तुम लोगों की बात नहीं सुनता है। इतनी बार कहने के बाद भी वो किसी कीमत पर राजीनामा को तैयार नहीं हो रहा है। फिर लीला को भड़काया कि अगर वो तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं है तो तुम उससे अलग हो जाओ, और जब तुम उससे अलग हो जाओगी तो अपने आप वो राजीनामे को तैयार हो जाएगा। रामस्वरूप के कहने पर लीला पुखराज से रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो गई, और इस बीच में पुखराज को पक्के तौर पर यह पता लग गया कि जेल जाने पर भी कोई असर रामस्वरूप जाट पर नहीं पड़ रहा है। आने के बाद भी वो वैसे ही लीला से उसके संबंध हैं जैसे जेल जाने से पहले थे। लीला पर बार बार दबाव देने के बाद लीला इस बात के लिए तैयार हो गई कि मैं तलाक की नोटिस इसको भिजवा देती हूँ, और फिर तलाक की एक नोटिस पुखराज को भिजवा दी गई लीला के माध्यम से, और सारी मेहनत उसमें रामस्वरूप जाट ने की। फिर इधर जब नोटिस वहां पहुंच गई, उसने अपने वकील से संपर्क किया, और फिर दोनों वकीलों ने बैठ के ये हलफनामे के आधार पर ये निर्णय लिया कि हम दोनों लोग अब अलग अलग ही रहेंगे। तलाक जब स्वीकार होगा कोर्ट में तब स्वीकार होगा और हम अलग अलग रहेंगे। लेकिन ये एफिडेविट पर हुए इस वकीलों के बीच के समझौते में ये लाइन पुखराज ने जुड़वा दी कि 1.5 साल की बेटी उसके पास रहेगी। बेटी 1.5 साल की थी, मैंने शायद 2-2.25 साल या 2.5 साल बताया था, बेटी उस समय 1.5 साल की थी। तो 1.5 साल की बेटी पुखराज के पास रहेगी, और फिर बेटी को लेकर पुखराज अपने उस किराए के नए मकान यानी किशनगढ़ में ही रहने लगा। लीला ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से बच्ची की कस्टडी उसको मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली। उसके मायके में जो किशनगढ़ के बजरंग कॉलोनी में था लीला का मायका, उसमें मकान के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में लीला रहती थी, दूसरे हिस्से में उसके भाई और माँ रहते थे। पति से अलग होकर लीला एकदम आज़ाद हो गई। रामस्वरूप सिमारों की ठाणी का रहने वाला था, लेकिन टिकावड़ा गांव में उसने भी किराए का एक मकान ले लिया। उसका दोस्त सुरेंद्र था। सुरेंद्र और रामस्वरूप दोनों एक साथ रहने लगे। दोनों जिगरी दोस्त थे, और रामस्वरूप बार बार लगभग हर दिन किशनगढ़ आता था और लीला से मिलता था। दोनों से मोबाइल पर भी खूब बातें होने लगीं। इतनी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस लीला पर कर दिया। सवाल था कि क्यों गायब होने के बाद भी पुखराज का मोबाइल लीला के पास ही पड़ा रहा। पूछताछ में लीला ने बताया कि पुखराज अपने पति से अलग रह रही थी, तलाक हुआ नहीं था, और अलग रहने के फैसले के आधार पर पुखराज उससे मिलने जुलने के लिए अक्सर आया था। ये बात पड़ोसियों ने भी वेरीफाई की कि तलाक नहीं हुआ था, इसलिए वो अक्सर मिलने जुलने आता ही था। गुमशुदगी की इस इन्वेस्टिगेशन में लगभग 2 हफ्ते गुजर गए और पुलिस को पुखराज का जरा सा भी पता नहीं लगा, कोई सुराग नहीं लगा कि क्या हो सकता है। इसी बीच में दिलीप को एक बात याद आई कि 23 फरवरी को
जब पुखराज की तलाश में यानी अपने भाई की तलाश में वो अपने भाई की ससुराल यानी लीला के घर गया था, जब ये बात उसको उसकी भाभी लीला ने बताई थी कि वो मोबाइल छोड़कर या मुझे देकर चले गए हैं, लौटे नहीं हैं, तभी उसकी नज़र, दिलीप की नज़र पुखराज के एक चप्पल पर पड़ी। दाहिने हाथ का एक चप्पल वहीं उसी कमरे में किनारे की तरफ पड़ा हुआ था। बाएं हाथ का चप्पल वहां नहीं था, बाएं पैर का चप्पल वहां पर नहीं था। 2 हफ्ते बाद उसे ध्यान आया कि अगर वो मोबाइल देकर चला गया और अब तक लौटा नहीं तो गया कैसे। चप्पल यही है, एक चप्पल पहनकर गया नहीं होगा, दूसरा कोई चप्पल या जूता उसके पास वहां पर नहीं था। जो कुछ भी था वो अपने घर पर जहां वो किराए पर रहता था वो सब वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। ये बात जब उसको स्ट्राइक हुई तो वो वहां से चला गया 6 मार्च को थाने पर। बात 22 फरवरी के घर छोड़कर जाने की हुई थी और 6 मार्च 2020 को किशनगढ़ के गांधीनगर थाने पहुंचा। वहां पर एसएचओ राजेश मीणा थे। उसने राजेश मीणा को ये बताया कि साहब मैंने 23 को ऐसा ऐसा देखा था और मुझे पूरा शक है और अब कुछ मुझे अनहोनी की आशंका लग रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और इसके बाद भी उसका कोई पता नहीं लग रहा है। 2 हफ्ता हो गया लेकिन कोई पता नहीं लग रहा है और अब मुझे कुछ अनहोनी की आशंका लग रही है और एक पैर का चप्पल वहाँ पर दिखाई पड़ना। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप एक बार फिर से वहाँ की तलाशी ले लें। अगर वो चप्पल वहाँ मिलती है तो उसके बारे में पूछताछ करें। पुलिस राजेश मीणा को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने एक बार फिर से घर की तलाशी ली तो उसके एक पैर की चप्पल वहाँ पर मिल गई। पुखराज की अपहरण और हत्या की आशंका उसके भाई ने जताई थी, तो पुलिस ने उस चप्पल के मिलने के बाद लीला और रामस्वरूप दोनों को थाने पर आने के लिए कहा। दोनों आए लेकिन दोनों घबराए हुए थे। लीला और रामस्वरूप से पुलिस ने फिर से पूछताछ शुरू की, लेकिन पूछताछ में वही वो पुरानी बातें जो पहले वो बता गया था कि साहब वो आए थे, मिले थे, मोबाइल हमारे पास छोड़ गए, मैं आके ले जाऊंगा और इतने बजे आए थे, इतने बजे चले गए, ये पहने हुए थे, दुनिया भर की बातें, वही जो पहली बार की पूछताछ में बताई थी वही बातें वो रिपीट करने लगा। फिर पुलिस ने दोनों को अलग अलग बिठाया। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर किसी अपराध में कई लोग हों तो सबको अलग अलग बिठा के अगर उनसे अच्छा इंटरोगेशन करने वाला इंटरोगेटर पूछताछ करता है तो फिर सबके बयानों में जो डिफरेंस आता है, उन्हीं बिंदुओं पर पूछताछ करने पर या दबाव बनाने पर असली कहानी खुलकर सामने आ जाती है। पुलिस ने यही किया। रामस्वरूप और लीला को दोनों को अलग अलग बिठाया गया और फिर शुरू करती है पुलिस। अच्छा ठीक है, बताओ कि कैसे, कब तुम्हारी शादी हुई थी, कब तलाक की अर्जी दी गई, तलाक की अर्जी किस वकील के माध्यम से दी, कब से आकर यहाँ रह रही हो, खर्चा तुम्हारा कैसे चल रहा है। इस तरह की बातें इससे भी पूछी और उससे भी पूछी और दोनों से पूछताछ करते जब अलग अलग पूछताछ हुई और फिर सख्ती की गई। जब कोई अपराधी या कोई जिसकी जांच हो रही है, जिससे पूछताछ हो रही है, जिसका बयान लिया जा रहा है, अगर वो पुलिस से असहयोग करता है तो फिर पुलिस अपने पर आ जाती है। वहां भी पुलिस अपने पर आ गई और फिर दोनों ही पुलिस के सामने टूट गए और उन्होंने बताया कि पुखराज की हमने हत्या करके उसकी लाश को जला दिया है। कारण पूछे जाने पर यही था कि उसने हम लोगों को जेल भिजवा दिया, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हुई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि हम दोनों लोग एक साथ रहेंगे, लीला और हम दोनों शादी भी कर लेंगे, एक साथ भी रहेंगे। लेकिन बार बार ये रोड़ा बन रहा था, धमकी देता था कि अगर अब दिखाई पड़ गए इस गांव में या उसके घर में, मैं फिर मुकदमा लिखवाऊंगा। इस डर से हम लोगों ने ये प्लान किया कि कैसे भी करके पुखराज को अपने दोनों के बीच से हटाना होगा। 22 फरवरी को लीला ने पुखराज को मिलने के लिए किशनगढ़ में बजरंग कॉलोनी के अपने घर में बुलवाया, जो उसका घर था, जो उसका मायका था। वहाँ उसने पुखराज को
नींद की गोलियां बियर में मिलाकर पिला दी, बियर के केन में नींद की गोलियां मिलाई और पिला दी। उसके बेहोश होने के बाद लीला ने रामस्वरूप को फोन करके बुलाया। उस समय रामस्वरूप जब पहुंचा तो पुखराज बेसुध पड़ा हुआ था। रामस्वरूप ने कुल्हाड़ी से वार करके उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। जो कुछ बचा खुचा वो जब लगा हुआ था तो लीला ने भी गुस्से में कुल्हाड़ी से उसके कई टुकड़े कर दिए। उसके बाद दोनों ने मिलके उस शव के टुकड़ों को प्लास्टिक की एक बोरी में डाला और पूरे घर में फैले हुए खून को इत्मीनान से साफ किया। अगली सुबह रामस्वरूप बाइक से पुखराज के शव के उन टुकड़ों को जंगल ले गया, वहां पर बने एक गड्ढे में डाल दिया। वापस आया, फिर पेट्रोल जरीकेन में पेट्रोल भर के फिर ले गया और फिर उस पूरे गड्ढे में पड़े हुए उस शव के टुकड़ों पर पेट्रोल डालकर उनमें आग लगा दी और उसके बाद वापस टिकावड़ा लौट आया। टिकावड़ा जहाँ उसका घर था, जहाँ वो किराए का मकान लेकर रहता था। अगले दिन वो फिर जंगल गया उसकी हालत को देखने के लिए कि पूरा जला है कि नहीं जला है, पहचान में तो नहीं आ रहा है। जो अपराधी होते हैं उसके मन में तमाम संशय जागने लगते हैं, तो वो देखने के लिए वहाँ पर गया। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि उसके अध जले शव को चील कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं और शव लगभग आधा हो गया है। रामस्वरूप जब वहाँ पहुँचा तो उसके पहुँचने का कोई असर चील कौवों पर नहीं पड़ा। वहाँ खड़ा रहा और उसके सामने ही पुखराज की अधजले शव को नोच नोच कर चील कौवे ले जा रहे थे। इसको देखकर उसे बहुत गहरा सदमा लगा और अगले 2-3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया। वो घबरा के वहाँ से लौट आया। हत्या के इस कबूलनामे के बाद जब पूरी बात इंस्पेक्टर राजेश मीना को क्लियर हो गई कि क्या कैसे हुई, हत्या को कहाँ की गई, कहाँ उसकी लाश फेंक दी गई, तो पुलिस ने लीला और रामस्वरूप को 7 मार्च 2020 को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही इस तरह की हत्या की जानकारी हुई, तत्कालीन एएसपी ग्रामीण, एएसपी रूरल किशन सिंह भाटी, डीएसपी गीता चौधरी, किशनगढ़ थाना प्रभारी मनीष सिंह चारण, ये सब थाने पहुंच गए और थाने पर पुखराज के हत्यारों से अलग से पूछताछ की। पूछताछ के बाद आरोपियों को टिकावड़ा के जंगल, यानी रामस्वरूप और लीला को टिकावड़ा के जंगल पुलिस ले गई। वहाँ पुखराज के शव को तलाश किया गया तो खोपड़ी और इधर उधर फैली हुई हड्डियां मिली। पुलिस को जंगल में करीब 2 किलोमीटर की परिधि में शव के टुकड़े तितर बितर किए हुए मिल गए। पुलिस ने फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स को बुलवाया और जानने की कोशिश की कि ये लोग कहीं बेवकूफ़ न बना रहे हों, ये शव मेल का है कि फीमेल का। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जांच पड़ताल के बाद बताया कि ये बॉडी या ये कंकाल पुरुष का है। कंकाल पुरुष होने की पुष्टि के बाद शव के अन्य हिस्सों को ढूंढा गया और उसके बाद पुखराज के मर्डर का सीन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रिक्रिएट कराया गया। फॉरेंसिक, मैं बताता हूँ कि फॉरेंसिक मैंने बहुत बार बताया है कि जब कोई शंका हो जाती है आईओ के मन में या पुलिस के मन में कि जो कुछ बताया जा रहा है वो कैसे संभव है, तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से, फॉरेंसिक सेल से या फॉरेंसिक का जो पूरा पुलिस का एक हिस्सा होता है, तो उससे सीन को रिक्रिएट कराया जाता है। यानी लाश, एक डमी लाश होती है और उससे पूछ के, अपराधियों से पूछ के इधर से लाए, फिर किधर ले गए, फिर किधर फेंका, फिर किधर से तेल डाला, फिर किधर से जलाया, जब तुम आए तो कहाँ खड़े हुए थे, और उन जगहों पर लोगों को खड़ा करके वो जो बताया था कि मैंने देखा कि वहाँ पैर का हिस्सा था वहाँ, तो क्या वहाँ खड़े होने पर वो हिस्सा दिखाई भी पड़ता है कि नहीं, ये सब चीज़ जानने के लिए सीन को रिक्रिएट कराया गया। और जांच में सामने आया कि रामस्वरूप किशनगढ़ से 30 किलोमीटर दूर टिकावड़ा में रहता था किराए के मकान पे, जहाँ से वो बराबर लीला से मिलने आता जाता था। और
आने जाने की वजह से उसे बीच के रास्तों और जंगलों का पूरा एहसास था। उसने एक एक जगह देख रखी थी और तभी उसने जगह को अच्छे से देख लिया था कि मनरेगा का काम होने की वजह से वहाँ बहुत से गड्ढे पहले से खुदे हुए हैं। उन्हीं गड्ढों की वही गड्ढे उसके दिमाग में थे और सवेरे मोटरसाइकिल से उसने उन सबको पॉलीथीन में लपेट के लाकर वहाँ फेंक दिया। 8 मार्च 2020 को पुलिस ने आरोपी लीला जाट और उसके प्रेमी रामस्वरूप जाट को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया और दोनों को पूछताछ और रिकवरी करने के लिए आला कत्ल की रिकवरी, यानी वो वेपन जिससे मारा गया है कुल्हाड़ी, उसकी रिकवरी के लिए 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ली, पीसीआर बोलते हैं। और इस अवधि में गांधीनगर की पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खून से सने बिस्तर, कपड़े, वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। इसके बाद दोनों को फिर अदालत के समक्ष पेश करके जेल भेज दिया गया। फिलहाल दोनों की जमानत हो गई है और वो दोनों ही जमानत पर बाहर हैं। राम स्वरूप और लीला दोनों लीला के उस मकान के एक हिस्से में जिसमें लीला अकेले रहती थी, दोनों साथ साथ रह रहे हैं और पुखराज के भाइयों से बेटी को लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। पुखराज के भाइयों ने इन लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी के कई मुकदमे किशनगढ़ थाने में लिखवा भी रखे हैं। आज की घटना देखिए, झगड़ा तो बहुत छोटी सी बात पर शुरू हुआ था कि बेटी के पैदा होने के बाद जब वो बहुत छोटी थी, जब पति पत्नी दोनों का लाड़ उसके प्रति उमड़ घुमड़ कर आ रहा था, उसके बाद उसने ये महसूस किया कि उसको समय पर खाना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पत्नी उसकी हर बच्चे में ही बिजी रहती है। उसको नहलाना, धुलाना, मालिश करना, तेल दूध पिलाना, दुनिया भर का काम नए बच्चों के साथ माँ को होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसको इससे जोड़ कर लेना कि ये जानबूझकर मेरी तरफ उतना अटेंशन नहीं दे रही है जितना देना चाहिए। तो कपड़े साफ नहीं करती है, समय पर खाना नहीं बनाती है, सामान लेने के लिए बाजार अकेली चली जाती थी, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। तो रोज रोज की चिक चिक से आजिज आकर पत्नी अपने मायके चली गई। 2-3 महीने में ही वो मायके चली गई। पति भी कभी कभार आता जाता था, लेकिन वो यही कहती थी कि लड़की जब बड़ी हो जाएगी तभी मैं आपके यहाँ यानी पुखराज के यहाँ या अपनी ससुराल जाऊंगी और थोड़ा बहुत ये जानने लायक हो जाए, अपने से पानी पीने लगे, भूख और प्यास को बताने लगे, तो फिर मैं वहाँ आऊँगी, उसके पहले मैं नहीं आऊँगी। वो मिलने के लिए, बच्ची से मिलने के लिए बराबर जाता रहा, लेकिन इस बीच में मायके में अकेले रहने का फ़ायदा एक पैसे वाले व्यापारी ने, एक पैसे वाले व्यक्ति ने उठा लिया और वो लीला की ज़रूरतों को पूरा करने लगा। और जब उसकी ज़रूरतें कोई दूसरा पूरी करने लगा तो लीला भी अपने पति की तरफ से और ज़्यादा, या पत्नी की तरफ, पति की तरफ और ज़्यादा इंडिफरेंट हो गई। पति को लगा कि शायद दूर रहने की वजह से ये व्यवहार मेरी पत्नी में आया है, इसलिए उसने उसी कस्बे में एक किराए का मकान ले लिया और वहीं रहने लगा। बेटी से मिलने के लिए जाता था, उसे ले आता था, उसको खिलाता था, उसके साथ खेलता था और फिर शाम को उसे छोड़ आता था अपनी माँ के पास। रोज़ रोज़ उसके ससुराल आने जाने पर उसे पता लग गया कि रामस्वरूप की आमद रफ्त उसकी पत्नी के घर में ज़्यादा हो रही है। आने जाने में आप गए, थोड़ी देर रुके, बच्चे को दिया, फिर आए, फिर बच्चे को लेने गए। एक दिन में आप 2-3 बार आए गए तो उसकी मुलाकात रामस्वरूप जाट से भी हो गई। उसे सब बात समझ में आ गई और ये समझते ही वो आग बबूला हो गया। उसने फ़ौरन रामस्वरूप जाट और उसके दोस्त के विरुद्ध एफआईआर लिखाई, पत्नी के साथ बलात्कार करने, पत्नी और बच्ची का अपहरण करने का। पुलिस ने भी जांच पड़ताल की, पता लगा कि हाँ, लीला और उसकी बच्ची इसी के साथ रह रही है, लिहाजा उसने कोई रिस्क न लेते हुए दोनों को जेल भेज दिया। ज़मानत पर लौट के आने के बाद उसने देखा कि मैं कहीं का नहीं रह गया, दुनिया जान गई कि मैं इसकी वजह से जेल गया हूँ और फिर बदनामी हुई, जेल भी काट आया। तो अब वो दबाव बनाने लगा कि पहले तो हमारा इससे समझौता करा दो, वरना इस मुकदमे में हमें सज़ा हो जाएगी। दूसरा दबाव उसने ये बनाना शुरू किया
कि तुम पुखराज से अलग होकर रहने लगो, ये अपने आप समझौता कर लेगा। फिर पुखराज के खिलाफ पुखराज के यहाँ डाइवोर्स की एक नोटिस भी वकीलों से कह के उसने दिलवा दी। बात बहुत आगे बढ़ गई थी, लेकिन इससे भी पेट नहीं भरा रामस्वरूप जाट और लीला का। उन्होंने कहा अब इसे रास्ते से हटाना ही होगा, वरना हम दोनों के एक साथ रहने में ये सबसे बड़ी बाधा बनकर आ रहा है। फिर वही हुआ, FIR अपहरण और रेप की लिखाई गई और जेल गया, लौट कर आया। आते ही उसने इसको मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि सांप को घायल नहीं छोड़ना चाहिए। सांप को घायल करिए तो उसके फन को कुचल दीजिए, वरना घायल सांप कभी भी घातक हो जाता है। देखिए, मैं सांप के मारने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। वन्य जीवों का संरक्षण सबको करना चाहिए, लेकिन ये कहावत है कि घायल सांप को लाठियों से उसके सिर को कूंच देना चाहिए। तमाम मिथ्स इसके बारे में फैले हुए हैं। उनमें से एक ये है कि घायल सांप की आंखों में मारने वाले की फोटो बन जाती है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और फिर 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद वो अपने साथ हुई इस जाति का बदला लेता है। संबंधित की सर्पदंश से ही मृत्यु होती है, ऐसी कहावत है। मैंने बताया ना, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसी तरह की एक कहावत का जिक्र किया था पूर्व भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त शिक्षा कोर के लेखक श्री रामपाल नेगी ने। उन्होंने लिखा है, कोरा पर लिखा है कि बात सन 1984 की है। जवानों की एक टुकड़ी के साथ मैं मैप ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। हम लोग एक सूखी हुई बरसाती नदी के तटबंध पर, जो बहुत चौड़ा था, उस पर गाड़ी से जा रहे थे। फिर पीछे के जवानों ने मुझे संकेत देकर रोकने के लिए कहा। मैंने रोक दी, उतरा और फिर पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा साहब, ये जो बरसाती नाला है, इसकी झाड़ियों में एक सांप और नेवले में जंग हो रही है, एक सांप और नेवले की लड़ाई हो रही है। नेचुरल सेटिंग में ये लड़ाई। सभी जवान उतर आए, नज़दीक गए और ये देखा कि सांप और नेवला बुरी तरह से युद्ध कर रहे हैं, जिसमें सांप बिल्कुल घायल हो गया है, जगह जगह से उसके खून रिस रहा है। सांप नेवला चालाकी से बार बार अपने तेज दांतों से उसके बदन पर और फन पर प्रहार कर रहा है। रामपाल नेगी साहब आगे लिखते हैं कि इतना ज़्यादा थक गया था सांप कि वो फन से सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता। आर्मी की इतनी गाड़ियों के रुकने और भीड़ के इकट्ठा होकर वहाँ पर किसी चीज़ को देखने को लेकर ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। उन्हीं ग्रामीणों में से किसी ने एक पत्थर उस नेवले को मार दिया। नेवला वहाँ से चला गया और उसके बाद फिर नज़दीक जाकर देखने का प्रयास किया गया तो वो सांप चल पाने की स्थिति में नहीं था। और उसके बाद उन्हीं में से एक ग्रामीण थोड़ा आगे बढ़ा और उसने अपने लाठी के निचले हिस्से से सांप के फन पर कई वार किए। और जब तक रामपाल सिंह साहब लिखते हैं कि जब तक हम लोग मना करते कि ऐसा मत करो, तब तक वो 10-20 बार उस पर प्रहार कर चुका था। मना करने के बाद भी वो मान नहीं रहा था। हम लोगों ने कहा अब तो मर गया, अब तो छोड़ दो इसे। बोले साहब मरा नहीं है, ये कतई नहीं मरा है, ये अभी भी घायल है। उन्होंने कहा नहीं मर गया, अब इसमें क्या रह गया, आपने इसके फन को किस कदर कुचल दिया है। बोले अगर मर गया है तो आप इसको उल्टा करके दिखाइए। डंडा दिया उनको, लंबी सी एक डाली टहनी तोड़ के दी कि आप या आपके कोई जवानी से उलट के दिखाएं। नेगी साहब लिखते हैं कि हम सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम उसे उलट नहीं सके। यानी जमीन पर रेंगने वाला या जमीन पर चलने वाला हिस्सा ऊपर और मेन स्किन का हिस्सा नीचे, ऐसा हम नहीं कर सके। उस ग्रामीण ने कहा कि साहब ये बिल्कुल नहीं मरा है, अगर मर गया होता तो हल्के से आपके टहनी के लगाने भर से ही ये उलट जाता, ये मरा बिल्कुल नहीं है। और ये कहते हुए उसने 10-20 बार और उसके फन को कुचल दिया। फिर इन्हीं के सामने उसे उल्टा करके दिखाया। बोले साहब अब ये मर गया है। रामपाल ने कहा कि आपको मारना नहीं चाहिए था, जब नेवला भाग गया उसे छोड़ देते, थोड़ी दिन में 2-4-6 दिन में रिकवर करके फिर वो अपना। बोले साहब ऐसी गलती कभी मत करिएगा। वही कहावत और किंवदंतियों की बात उस
ग्रामीण ने बताई कि घायल सांप को अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो आप समझिए ये वार जरूर करेगा। सबकी सबकी फोटोग्राफ इसकी आंख में बन जाती है। ऐसी किंवदंती है, कोई वैज्ञानिक आधार इसका नहीं है। मेरे कहने का यही मतलब है कि ये कहावत है, इसको आप इस तरह से देखिए कि घायल सांप को एक व्यक्ति जो पुखराज की पत्नी से अवैध संबंधों में आ गया था, उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया, उसे जेल भेज दिया। जेल से वो लौट कर आया, उसने कहा हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो रही है। तो वो सांप घायल था। उसी समय तलाक लेकर या बिल्कुल अलग अलग हो जाना चाहिए था। वो अपने घर, वो अपने घर, कतई वहाँ आने जाने की का चक्कर नहीं रखना चाहिए था। और फिर वही हुआ, घायल सांप ने अपना बदला ले लिया और पुखराज जान से मारा गया। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।